हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्वदत्त आज आपको कराने जा रहा हूँ स्टैटिक्स की 14.4 क्लास नाइन्थ। आज हम सीखेंगे इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। आंकड़ों का किसी एक संख्या के आसपास रहने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति कहते किसे हैं? आंकड़ों का किसी एक संख्या के आसपास रहने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप चर का वह विशेष मान है जो सभी आंकड़ों अथवा उन आंकड़ों से समृद्ध बारंबारता बटन की विशेषताओं का वर्णन करता है। अर्थात किसी बारंबारता बटन के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह मान है जो संपूर्ण बटन का प्रतिनिधि होता है। जैसे किसी स्कूल की कक्षा 10 के विद्यार्थियों की आयु के बारे में विचार किया जाए तो यह देखने को मिलता है कि समस्त आंकड़ों अर्थात सभी विद्यार्थियों की आयु एक ही अंक के आसपास लगभग 15 वर्ष रहती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को केंद्रीय मान स्थान निर्धारण अथवा औसत भी कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रकार हैं, चलिए इसको देखते हैं। इसके अंदर आता है समांतर माध्य। समांतर माध्य तो ये हो गया समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन। अथवा माध्य भी कह सकते हैं इसको। दूसरा माध्य का या मीडियन। तीसरा होता है बहुलक या मोड। ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। अब समांतर माध्य की अगर हम बात करें, पहले समांतर माध्य क्या होता है? तो अन्य प्रेक्षणों का माध्य है सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की जो कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे प्रतीक x बार से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो समांतर माध्य की अगर हम बात करें तो ये x बार होगा। तो सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की संख्या। ये प्रेक्षण क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमारा डाटा आता है, अगर हमें क्लास के सभी का हमने एज निकाली है, सभी बच्चों की 10 बच्चों की निकाली है, तो एक की आई 46 किलो, एक की आई 50 किलो, किसी की 48 किलो, किसी की 47 किलो। तो ये जो आए हैं आंकड़े, यही प्रेक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब समांतर माध्य, तो समांतर माध्य निकालना हो तो जैसे अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है। अवर्गीकृत मतलब जिनका वर्ग अंतराल नहीं दे रखा होता। ठीक है, तो माना माना एन प्रेक्षण है, माना एन प्रेक्षण
जिसमें x1, x2, x3, xn हैं। तो इन प्रेक्षणों या पदों का समांतर माध्य क्या हो जाएगा? तब समांतर माध्य क्या आ जाएगा? x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस xn, सबको जोड़ दो और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दो। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इनका सम्मेशन यानी कि इनका जोड़, ये सम्मेशन का निशान है, i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, और एक्स आई 1/n। ठीक है, इन आंकड़ों का जोड़ i इज इक्वल टू 1 to n रखते चले जाओ, 1 रखा तो ये आया, 2 रखा तो ये आया, 3 रखा, ऐसे ही n तक लिखते चले जाओ। तो ये हमारा हो गया समांतर माध्य। अब इस पर हम एक प्रश्न भी ले सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल लिया तो आंकड़े प्रेक्षण दे रखे हैं 12, 18, 13, 15, 16। ठीक है, तो इनका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? इन आंकड़ों का जोड़ या योग कह लो, और ये कितने आंकड़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 5 से भाग दे दो। इनको हमने जोड़ा तो ये आया 74/5, भाग देने पर आया 14.8। तो ये इसका समांतर माध्य हो गया। अब आगे निकालते हैं। अब अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध आंकड़ों का माध्यम किस प्रकार से निकालेंगे? तो जब आंकड़ों के भिन्न भिन्न पदों के मानों के साथ उनकी संगत बारंबारता भी दी हो, तब आंकड़ों का अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध कहलाते हैं। ठीक है, माना आंकड़े x1, x2, x3, xn, तो मान है, इन मानों की संगत बारंबारता है। बारंबारता क्या है इसकी? f1 है, f2 है, f3 है और fn है। ठीक है, तब समांतर माध्य क्या आ जाएगा? x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस xn fn अपॉन n। या हम इसको लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi xi अपॉन जितने भी आंकड़े दिए होते हैं उनका जोड़, यानी कि या तो n कह लो, उनका जोड़ जो दिया हुआ होता है, आप n ही कह लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसको हम अच्छे से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपको ये x दे दिया और f दे दिया 1, 2, 3, 4 और f दे दिया 5, 4, 6 और इसको दे दिया 14। तो आपको सबसे पहले निकालना होता है fi xi, यानी कि इनकी गुणा करके यहाँ लिख लो। 5 आ गया, 8 आ गया, 18 आ गया, 56 आ गया। इनको जोड़ लो। इनको जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे सिग्मा fi xi। तो ये कितना आया जोड़कर? 87 आ गया। और इसको जोड़ेंगे तो या तो n लिख लो, n हो जाएगा 29। अब समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य सिग्मा fi xi अपॉन n, तो 87/29, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 इसका समांतर माध्य आ गया। ठीक है,
अब सीखेंगे माध्यिका। माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाएगी। माध्यिका, तो माध्यिका कैसे, जब आंकड़े अवर्गीकृत दे रखे हो, यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यदि पदों की संख्या n विषम संख्या है, यदि पदों की संख्या n एक विषम संख्या है, यानी कि n इजिकल टू विषम दे दिया, तब माध्यिका क्या होगी, n प्लस 1/2 वे पद का मान। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एक क्रिकेट टीम के खिलाड़ी 5 खिलाड़ियों द्वारा, या कोई दूसरा लेते हैं, जैसे 5 बच्चों के अंक आए 50 में से, ठीक है, तो कक्षा 9 के 5 विद्यार्थियों के टेस्ट में अंक, तो ये हम निकालते हैं, चलो 20 में से अंक निकालते हैं। तो 20 में से किसी के 12 आए, किसी के 8 आए, किसी के 9 आए, किसी के 5 आए और किसी के 14 आए, ठीक है। सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में पहले 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा। अब यहाँ पर n कितना है, 5, जो कि एक विषम संख्या है। जब विषम होता तो माध्यिका क्या आएगी, n प्लस 1/2 वे पद का मान। तो n कितना है, 5 प्लस 1/2 वे पद का मान, 6/2 यानी कि 3 वे पद का मान। तीसरा पद कौन सा है, 5, 8, 9, तो इसकी माध्यिका आ गई 9। अतः माध्यिका कितनी है इसकी, 9। अब अगर मान लो यह हमारा हो जाए, इसमें 6 अंक हो जाए, यदि 6 विद्यार्थियों के टेस्ट में अंक निकालें, ठीक है, और छठा विद्यार्थी जो है 5, 8, 9, 12, 14, और छठा विद्यार्थी जो है इसके अंक हैं हमारे 16, ठीक है, 6 विद्यार्थियों के लिए। तो n इजिकल टू यहाँ पर हो गया 6, जो कि एक सम संख्या है। उस केस में क्या होता है, हमारा माध्यिका जो हो जाती है वो होती है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान बटे 2। तो n कितना, 6/2 वे पद का मान प्लस 6/2 प्लस 1 वे पद का मान। तो तीसरे पद का मान प्लस चौथे
पद का मान बटे 2। तो हम क्या देखते हैं, ये तीसरे पद का मान क्या है, 1 2 3 9 है। चौथे पद का मान है 12/2। तो ये आ गया हमारा 21/2, यानी कि मान देगा 10.5। तो इस तरह से हम सम का भी निकाल सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं बहुलक। बहुलक मोड, ठीक है। तो सांख्यिकीय आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, अर्थात जो पद सबसे अधिक बार आता है, बहुलक कहलाता है। आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, अर्थात जो पद सबसे अधिक बार आता है, आता है, बहुलक कहलाता है। तो बहुलक कहलाता है। अब अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए इसके पदों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं और देखते हैं कि किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है, अर्थात कौन सा पद सबसे अधिक बार आ रहा है। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही पद दी गई सारणी का अभिष्ट बहुलक होता है। तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इनके पदों को अवश्य ही आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए बिना भी आंकड़ों का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। यह व्यवस्थीकरण केवल सुविधा के लिए किया जाता है। जैसे हमें अब ये एग्जाम्पल दे दिया, एक आंकड़े दे दिए, 19, 38, 25, 36, 38, 25, 18, 38, 25, 38 और 19 का बहुलक ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से हमारे पास क्या आएगा, 18, 19, 19, 25, 25, 25, 36, 38, 38, 38। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे अधिक बार कौन आया, 38। 38 4 बार आया है, ठीक है। तो 38 की बारंबारता सबसे अधिक है। 38 की बारंबारता सबसे अधिक है, अर्थात 4 है। अतः अभिष्ट बहुलक 38 है।